लैंडफॉर्म्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, तो आज इसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और नो जिसिलियम। जिसिलियम की जरूरत नहीं है, उसमें हर एक चैप्टर लग दिया हुआ उसका। ठीक है, तो इससे कर लो। अब इसमें ये देखना है, जैसे मैंने ये लिख रखा है पेंसिल के साथ, ये क्या है, ये मेंडर है, ये फ्लड प्लेन हो गया, मैंने बताया हुआ था फ्लड प्लेन क्या था, ये लेवी होगी। हमने अच्छी तरह से इसको 11th क्लास के एनसीईआरटी में किया हुआ है। ठीक है, इरोजनल फीचर्स जो इरोजन के द्वारा बनते हैं, डिपोजिशनल फीचर जो डिपोजिशन के द्वारा बनते हैं, प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, रिवराइन या रिवर हो गया, टोपोग्राफी और एजेंट हो गया। मतलब जो रिवर है, वो रिवर कौन कौन सी प्रोसेस से कौन कौन से फीचर्स क्रिएट करती है। जैसे रिवर होगी, रिवर के इरोजनल फीचर्स क्या होंगे, वी शेप्ड वैली होगी। ठीक है, गोर्ज का निर्माण करेगी, गोर्ज वर्टिकल होता है, कैनन वाइड होता है। ठीक है, और वर्टिकल एंड नैरो होता है, ग्रैंड कैनन और कोलोराडो रिवर, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, बहुत वर्टिकल एंड लेटरल हो सकते हैं कैनन। ठीक है, रैपिड का निर्माण करेंगी, कैटरैक्ट एंड वाटरफॉल का निर्माण करेंगी, प्लंज पुल का निर्माण करेंगी, पोर्ट होल्स का एंड रिवर कैप्चर का, मियंडर का, रिवर क्लिफ का। ये मैंने सारे बता रखे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी में। जो इंपॉर्टेंट है वो वी शेप्ड वैली है, गोर्ज है, कैनन्स है, रैपिड मैंने बता रखा है, वाटरफॉल बता रखा, प्लंज पुल बता रखा है, पोर्ट होल्स मैंने बता रखे हैं। ठीक है, और प्रोसेसेस कौन सी होंगी इसमें, एब्रेजन, एट्रीशन, कोरोजन, कैविटेशन, हाइड्रोलिक एक्शन। एब्रेजन मैंने कल बताया था कि छोटा आकार हो जाना टूट टूट करके, उसमें स्क्रैचिंग आती है, उसमें रबिंग आती है। एट्रीशन में भी छोटा आकार हो जाता है। ठीक है, कोरोजन। ठीक है, कैविटेशन, वो जो बबल है, वो उसकी वजह से जो तरंग छोड़ता है। ठीक है, एक्सफोलिएशन हो जाता है उनमें। ठीक है, और हाइड्रोलिक एक्शन, ये वाटर का एक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन वगैरह। तो ये हो गया, ये थी इरोजनल फीचर्स जो इरोजन करती है कटाव करके। और ये होगी डिपोजिशनल फीचर। डिपोजिशनल में कैसे मियंडर बन गया, डिपोजिशन होकर के कंप्लीटली फिर ऑक्सबो लेक हो जाएगी, स्लिप ऑफ स्लोप होगी, फ्लड प्लेन हो गया, लेवी हो गया, ऑक्सबो लेक होगी, एलुवियल फैन हो गया, डेल्टा हो गया, एस्चुरी हो गया। डिपोजिशनल फीचर्स हैं, समझ गए। ये है कार्स्ट टोपोग्राफी ड्यू टू अंडरग्राउंड वाटर। कार्स्ट टोपोग्राफी कैसे बनती है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। ठीक है, एब्रेजन, एट्रीशन, ठीक है, कोरोजन, ये आएगा इसमें। और मैंने बता रखा है एब्रेजन क्या, देखो इसमें रबिंग एंड स्क्रैचिंग है, एट्रीशन है, कोरोजन, केमिकल एक्शन ऑफ वाटर, ये कोरोजन हो गया। सिंक होल्स बन जाएंगे। सिंक होल्स कैसे, पानी जाएगा, ठीक है, रुका रहेगा, केमिकल रिएक्शन होकर के क्या हो जाएगा, वो जो कास्ट टोपोग्राफी है वो क्या हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी, और फिर पानी नीचे चला जाएगा, नीचे जाकर के भी केमिकल रिएक्शन वो करेगा। तो सिंक होल्स ऐसे बन गए। और सिंक होल्स जब बड़े बड़े बन जाते हैं तो उनको क्या, स्वेलो होल्स हो गए, डोलाइंस हो गए, ठीक है, उवलास हो गए, ब्लाइंड वैली होगी। ब्लाइंड वैली कौन सी वैली होती है, विदाउट वाटर। ठीक है, उसको ब्लाइंड वैली बोलते हैं। केव, गुफा बनेगी। और अगर वो कास्ट टोपोग्राफी है तो उसमें स्टेलाक्टाइट होगा, स्टेलागमाइट होगा, पीलर्स होंगे। ये मैंने बता रखे हैं, स्टेलाक्टाइट, स्टेलागमाइट और पीलर क्या होते हैं। जब स्टेलाक्टाइट और स्टेलागमाइट दोनों मिल जाते हैं तो पीलर बन जाता है। ठीक है, एक ऊपर से बनेगा, उसका आधार ऊपर होगा, उल्टा होगा, एक का आधार नीचे होगा, नीचे से उठेगा, एक ऊपर से नीचे आएगा। ये तो स्टेलाक्टाइट एंड स्टेलागमाइट। मेरीन टोपोग्राफी बिकॉज ऑफ कोस्टल वाटर। कोस्टल वाटर के द्वारा कौन कौन सी टोपोग्राफी होती है, जैसे एब्रेजन, एट्रीशन, कोरोजन, कैविटेशन, हाइड्रोलिक एक्शन, ये तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ अप ऑफ रॉक्स होगा बाय फास्ट मूविंग वाटर, इज हाइड्रोलिक एक्शन। क्लिफ, वाटर कट प्लेटफॉर्म, ठीक है, हैंगिंग वैली, सी केव, ठीक है, सी आर्क, सी स्टैक, स्टंप, ब्लो होल। ठीक है, पहले क्या होगा, सी केव बनेगी, केव बनने के बाद सी आर्क हो जाएगा, सी आर्क के बाद क्या हो जाएगा, सी स्टैक हो जाएगा, फिर स्टंप हो जाएगा, ब्लो होल हो जाएगा। ये मैं एक बार बोर्ड पे बना करके दिखाता हूँ आपको कि सी केव कैसे बनेगी। मान लो ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहाड़ियां हैं। ठीक है, वाटर लेवल ये है। धीरे धीरे क्या होगा, बबल एक्शन होकर के सी केव हो जाएगी, आर पार नहीं दिखाई देगा, छोटा सा एक्शन होगा। धीरे धीरे इसमें पानी चलता रहेगा, ये आर पार हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये आर पार होगी ये थोड़ी थोड़ी बड़ी भी होती जाएगी, ये सी केव होगी। सी केव होने के बाद क्या हो जाएगा, ये बीच से टूट जाएगी, ये हो जाएगा। ये होने के बाद धीरे धीरे इसमें कटाव होते 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 बस ये इतना बच जाएगा।
ये स्टैक हो गया, सेम एक्शन यहाँ पर रहेगा, सी के और सी आर कैसे होगी, सी आर कैसे हो जाएगी, ये पानी का एक्शन है, बाकी सारा सब कुछ इरोज हो चुका है और ये सी के ओ बची, सी के ओ के बाद फिर ये सी स्टैक हो गया। ये डिपोजिशनल एंड इरोजनल फीचर्स हैं, ठीक है। डिपोजिशनल फीचर्स में क्या होगा, वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म होगा, वेव के द्वारा जो बनाया गया है, बीच बनेगा डिपोजिशनल फीचर्स में, स्प्लिट, सैंड बार, टम्बोलो एंड लैगून, लैगून लेक, ठीक है। डेजर्ट और एरिड टोपोग्राफी ड्यू टू विंड। डेजर्ट में क्या होता है, अब इसमें एब्रेजन होगा, एट्रिशन होगा और डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन क्या होता है, हवा के द्वारा कोई भी वेदर्ड मटेरियल हो, डेब्रिज हो, उसको बहा करके लेकर जाया जाएगा, हवा लेके जाएगी उसको, वो डिफ्लेशन में आता है। वेंटिफेक्ट होगा, वेंटिफेक्ट होता क्या है, पॉलिश्ड सरफेस होती है ड्यू टू विंड, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस ड्यू टू विंड, हवा ने साफ कर दिया सब कुछ, ठीक है। मशरूम रॉक हो जाएगी, मशरूम रॉक कैसे, मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। एक मशरूम रॉक है, उसका आधार तो छोटा सा है, लेकिन ऊपर से वो काफी ज्यादा वो बड़ी है, मैंने दिखाया भी था वो, मैं एक बार और दिखा दूंगा, अच्छे से याद रहेगा कि मशरूम रॉक कैसे बनती है। जुएगन होगा, यार्डंग होगा, आइजलबर्ग होगा, इंसेलबर्ग, डिफ्लेशन होगा, होलोज होगा, ठीक है। अब इसमें देखो बार्चन हो गए, बार्चन कैसे, रेत ऐसे बनेगा, ठीक है, यहां से हवा आ रही है, ठीक है, यहां से हवा ने क्या कर दिया, उठा उठा के हवा इस रेत को इस तरफ लेके जा रही है, जब हवा इस साइड से इस साइड जा रही हो तो इसको बार्चन बोलते हैं, ठीक है। बार्चन कैसे, बी साइड, बी ऐसे बनेगा, बी फॉर बार्चन, और सी फॉर पैराबोलिक, जब हवा इस साइड से आ रही हो और हवा इस रेत को उठा उठा करके इस तरफ लेके जा रही हो, ये हो गया, ये सीफ होगा, ये पूरा नहीं है, सेमी, ये तो सेमी सर्कुलर है, लेकिन ये सेमी सर्कुलर नहीं है, ये कर्व है, ठीक है, तो ये सीफ हो गया। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, सैंड ड्यून्स हो गए, बोल्सन लेक आल्सो नोन एज प्लेया लेक, ठीक है, वाडी पेडिमेंट, ये लैंडफॉर्म्स होंगे डिजर्ट में। ग्लेशियल टोपोग्राफी ड्यू टू ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के कारण बढ़ती है ये, एवरेजन हो गया, प्लकिंग हो गया, प्लकिंग क्या होता क्या है, प्लकिंग, जब ग्लेशियर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो अपने साथ वो चट्टान को भी लेकर के आता है, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, और फ्रिक्शन फोर्स के माध्यम से चट्टान छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूटने लग जाती है, उसको हम प्लकिंग बोलते हैं। इसमें क्या होगा, निवेशन होलो, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, कर्क होगा, एरीट होगा, कर्क एरीट, वेन बोथ साइड्स कर्क इज फॉर्म्ड। एरीट होता क्या है, जब दोनों साइड में कर्क बन जाता है, कर्क एक नुकीला पार्ट होता है चट्टान का, ठीक है, दोनों तरफ से नुकीली हो तो वो क्या होगा, एरीट हो जाएगा। हॉर्न, हॉर्न क्या होगा, वेन ऑल साइड्स हैव कर्क, जब सभी साइड में कर्क होती है, मैं दिखाऊंगा इसको। कोल, वेन हॉर्न इज एरोडेड एंड लेफ्ट ए फ्लैट पीस ऑफ लैंड, ठीक है, फ्योर्ड्स या फिजोर्ड्स बन जाएंगे इसमें, ठीक है। हिमालय को ही देख लेते हैं, ये देखो, ये नुकीला पार्ट है ना, ये एक तरफ है, ये, इसको कर्क बोलेंगे, लेकिन जब ये कर्क दोनों साइड बन जाता है, अब तो एक ही साइड में है, नॉर्थ एंड साउथ पोल की ओर इनका वो है, जब दोनों साइड कर्क बन जाते हैं, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी पहाड़ी एक ही साइड में है, ठीक है, मान लो ये पहाड़ी बीच से कट गई है, इस साइड भी कर्क हो गया, इस साइड भी कर्क हो गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरीट बोलेंगे। यू कैन सी दिस इज वैली, ठीक है, देखो इसमें कर्क इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, तीनों साइड, ये क्या होगा फिर, हॉर्न हो गया, ठीक है। कोल क्या होता है, व्हेन हॉर्न इज इरोडेड, जब हॉर्न इरोडेड हो जाता है, हॉर्न क्या होता है, ये उभरा हुआ पार्ट होता है, जब ये इरोडेड हो जाएगा और इरोड होने के बाद एक फ्लैट प्लेस यहाँ पर बच जाएगा, उस फ्लैट प्लेस को हम क्या बोलेंगे, कॉल बोलेंगे, समझ गए, ये हैं इनके फीचर्स, दिस इज एरीट। ये वैली है साइड में अगर देखोगे तो, और ये ब्लाइंड वैली है विदाउट वाटर,
ये देखो पतली सी धारा दिखाई देगी, ये पानी की धारा है, ये ब्लाइंड वैली नहीं है। और ये इसकी क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है किसी भी नदी की। अगर इसको यहाँ से देखोगे तो ठीक है, देखो ये पानी जा रहा है, ठीक है। समझ आया? इसको देखो, ये फ्योर्ड्स और फिजोर्ड्स जो होते हैं, ये भी एक प्रकार की वो आकृति होती है, नीचे से वो बनता है इसमें। अब इसमें देखो ये डिपोजिशनल फीचर्स कौन से हैं इसके। मोरेनी हो गया, लेटरल, मीडियल, टर्मिनल, ग्राउंड, टिलाइट हो गई। मोरेनी किसी भी प्रकार का हो सकता है, टिलाइट भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ क्ले एंड टिल, इसको टिलाइट बोलते हैं, ठीक है। और टिलाइट क्या होता है, ग्लेशियल डिपोजिट्स होते हैं। टिलाइट क्या होगा, दीज आर द हिटरोजीनस मिक्सचर ऑफ क्ले एंड टिल, ठीक है। टिलाइट का और क्ले का मिक्सचर हो गया, बिलोंगिंग टू प्री हिस्टोरिक पीरियड, और ये प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित हैं। ड्रमलाइंस और एस्कर्स भी इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ना है। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, स्ट्रक्चर क्या है इसकी, इंसोलेशन क्या है, हीट बजट क्या है, एल्बिडो वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मैं इसको बता ही देता हूँ, जैसे जितना हम ऊपर चले जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होता चला जाएगा, लेकिन इस हिसाब से तो हमारे सूरज के नीचे चले जाएंगे तो बर्फ जम जाएगी हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये टेम्परेचर इन्वर्जन है, हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन एक ऐसी लेयर भी आएगी जितना हम ऊपर चले जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, ठीक है। प्रेशर क्या है इसको देखेंगे, प्लेनेटरी विंड्स को देखेंगे हम, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स को देखेंगे, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन को देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स एंड प्रिसिपिटेशन, एयर मासेज क्या है, जेट स्ट्रीम्स क्या है, टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, क्लाइमेटिक रीजन्स क्या है, ठीक है। ये क्लाइमेटिक रीजन्स मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, कोपन का क्लाइमेटिक रीजन्स हो गया जो हमने देखा हुआ है, ठीक है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। वेदर वर्सेस क्लाइमेट क्या होता है हम इसको देखेंगे। वेदर क्या होता है, डे टू डे स्टेट ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर की डे टू डे स्टेट क्या है, आज टेम्परेचर कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर रहेगा, और रात को मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, ये एक दिन का होता है वेदर, ठीक है। क्लाइमेट क्या होती है, एवरेज एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया, किसी एरिया की एवरेज एटमोस्फेरिक, एवरेज को देखो अंडरलाइन कर रखा मैंने, ये एवरेज एटमोस्फेरिक कंडीशन होती है, और ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, 25-30 साल के एरियाज में टाइम पीरियड में हम देखते हैं, कैलकुलेटेड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, कम से कम 30 या 25 या 30 साल में जो हम एवरेज टेम्परेचर कंडीशंस को, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। डिफरेंस ये, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म की होती है, लॉन्ग पीरियड की होती है, और वेदर डे टू डे होता है। क्लाइमेट इंक्लूड्स द फैक्टर ऑफ रेनफॉल, क्लाइमेट में क्या क्या फैक्टर इंक्लूड होते हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड एटसेट्रा, ठीक है। ये हमने एक कर लिया, वेदर वर्सेस क्लाइमेट, पता चल गया क्लाइमेट क्या वेदर क्या है, बताना क्या है, वेरी गुड। 25-30 साल में एवरेज जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड, ठीक है। अब इसमें देखो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की क्या कंपोजिशन है, देखो ये अर्थ है, अर्थ की जो त्रिज्या है वो कितनी है, लगभग 6300, ये अर्थ की क्या होगी, त्रिज्या होगी, और इस त्रिज्या के अर्थ के चारों तरफ 6000 64,000, ठीक है, 64,000 किलोमीटर का एरिया में क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर होगा, समझ गए। 64,000 किलोमीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होता क्या, देखो, द लेयर्स ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ हेल्ड बाय ग्रेविटी इज द एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी के द्वारा जो एयर की लेयर है पृथ्वी के चारों तरफ, जो ग्रेविटी के द्वारा इसको हेल्ड किया गया, पकड़ा गया है, रोके रखा गया है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट इज ए थिक गैसियस एनवलप, यह एक मोटा गैस का एनवलप है, विच सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड, जो पृथ्वी को ऑल साइड से सराउंड करता है, एंड इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और अर्थ की सरफेस से अटैच्ड है, समझ गए, ये एटमॉस्फेयर होगा। परमानेंट गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की परमानेंट गैसेज कौन सी हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं,
और ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं हम, एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं, 78.08% है। ऑक्सीजन O2 20.95% होगा, ऑर्गन होगा 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.036%। ठीक है, ये 5 6 7 8 जो दे रखे हैं, नियोन, हीलियम, क्रिप्टो, ठीक है, जेनन होगा, हाइड्रोजन हो गया, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पहली 5 4। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इन डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, केमिकली इनएक्टिव है, नॉट वेरी एक्टिव। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए जरूरत होती है नाइट्रोजन की, और डीएनए में भी जरूरत होती है, आरएनए में भी जरूरत होती है, इन प्रोटीन्स में जरूरत होती है। ठीक है, प्रोटीन्स कहाँ, जो दाल होती है इसमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है। ठीक है, केमिकली इनएक्टिव है ये। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन हो गया, केमिकली एक्टिव है। ऑक्सीजन केमिकली एक्टिव है, रिलीज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब्स हीट्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये हीट को एब्जॉर्ब किए रखती है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नोबल गैसेस कौन से होते हैं, नोबल गैसेस आर दोज विच आर इनएक्टिव, वो नोबल गैसेस होती हैं जो इनएक्टिव होती हैं, जैसे कि आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनन आर नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस हैं, दे आर केमिकली इनएक्टिव। समझ गए। H2O क्या है, इनके साथ साथ H2O भी है। ठीक है, H2O वाटर वेपर्स होते हैं, एज गैसियस फॉर्म एंड डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के रूप में, गैसियस फॉर्म के रूप में H2O भी है। लिमिटेड ओनली टू द लोअर लेयर्स लाइक H2O, लाइक H2O ड्यू टू वेट, वेट की वजह से लोअर लेयर तक ही ये लिमिटेड है, लिमिटेड है। समझ गए। क्वेश्चन आता है कि H2O आया हुआ है क्वेश्चन कि वातावरण में H2O यहाँ तक पाया जाता है, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन ये लिमिटेड है लोअर लेयर तक ही। ठीक है, क्योंकि वेट की वजह से है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, नेचर में हाइग्रोस्कोपिक है ये डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, हेल्प्स इन कंडेंसेशन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, कंडेंसेशन में डस्ट पार्टिकल्स हमारी हेल्प करते हैं और क्लाउड्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अप टू 16 किलोमीटर 99% H2O है, 16 किलोमीटर तक ऑक्सीजन, H2O वाटर वेपर। ठीक है, अप टू 6 किलोमीटर 90% है, 6 किलोमीटर तक 90%, उसके ऊपर बहुत 10%, 16 किलोमीटर तक मतलब ऊपर तक नहीं है। इट कॉजेज ऑल वेदर फेनोमेनन एंड आल्सो ग्रीन हाउस गैस, ये सभी वेदर फेनोमेनन का कारण बनता है डस्ट पार्टिकल्स, और ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। डस्ट पार्टिकल्स ग्रीन हाउस गैस कैसे है, डस्ट पार्टिकल, क्योंकि वो तो हीट डस्ट पास करते पार्टिकल्स, हैं। पहले ये देखो कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर को वार्म करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। मान लो धूल हो गई, धूल क्या करेगी, सनरेज आएगी, उसको एब्जॉर्व कर लेगी, गर्म हो जाएगी, और इस वजह से क्या कर देगी, टेम्परेचर को टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। एब्जॉर्व करेगी, हाँ। टेम्परेचर को, और टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर क्या है। अब इसमें देखो, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये -100, 60, 40, 20, 0 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक है, ये क्या दे रखा है, ये टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर मतलब इस यहाँ से 0 डिग्री यहाँ तक टेम्परेचर है, यहाँ से माइनस टेम्परेचर है, यहाँ से 40 डिग्री माइनस माइनस, और यहाँ से 20 डिग्री होगा प्लस। ठीक है, अब ये लेटीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है। एल्टीट्यूड माइल्स में 6 मील ऊपर तक जब हम जाते हैं तो ट्रोपोपोज आ गया। ट्रोपोस्फेयर कहाँ से है, पृथ्वी की सतह से लेकर 6 मील ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर घटते 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 क्या हो रहा है, मतलब अब नॉर्मल टेम्परेचर माना हुआ हमने 20 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी की सतह का। ठीक है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, और जैसे हम 6 मील ऊपर तक चले जाते हैं टेम्परेचर -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। समझ गए। इसके बाद जो है टेम्परेचर ये कांस्टेंट हो जाता है 6 से 12 मील तक। कांस्टेंट कैसे, उसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं। वो जो लेयर आ गई ना बीच में, उसको ट्रोपोपोज बोलेंगे, और टेम्परेचर क्या होगा, 6 मील से लेकर 12 मील तक क्या होगा, सेम। सेम होगा, पोज होगा।
अब जब हम 12 मील से ऊपर मील तक ऊपर जाते हैं और ऊंचाई तक जाते हैं तो टेम्परेचर वहां से बढ़ना शुरू कर देता है और स्ट्रेटोस्फीयर तक, ठीक है, मतलब 19 मील तक जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री तक आ जाता है घट करके। फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और जो स्ट्रेटोपोज है, ठीक है, वहां तक टेम्परेचर 0 डिग्री पर वापस आ जाता है। फिर टेम्परेचर एक कांस्टेंट वे में रहता है। उसके बाद और हम ऊपर ऊंचाई में जाना शुरू कर देते तो टेम्परेचर हमारा और डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मेसोस्फेयर को क्रॉस करते हुए मेसोपोज पर जाकर के टेम्परेचर हमारा माइनस तक चला जाता है, 90 डिग्री तक अप्रोक्सीमेटली 80 मील की ऊंचाई तक, ठीक है। अब जैसे जैसे हम और ऊपर चलते चले जाते हैं तो एक थर्मोस्फेयर की लेयर आ जाती है। थर्मोस्फेयर में हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर में जब टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाता है फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू कर देता है और टेम्परेचर जैसे जितना जितना बढ़ता चले जाते हैं टेम्परेचर उतना ही बढ़ता चला जाता है। उसके बाद कोई डिक्रीज नहीं होती टेम्परेचर में। 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते टेम्परेचर हमारा 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समझ गए। साइड में मैंने बता भी रखा है 80 किलोमीटर यूनिफॉर्मिंग मोलिक्यूल्स फॉर्म H2O डस्ट जैसे जैसे बढ़ने, ये होमोस्फेयर हो गया, ठीक है, ये हेट्रोस्फेयर हो गया, ये अर्थ होगी 80 किलोमीटर तक, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, हेट्रोस्फेयर हो गया। इसको कैसे याद करोगे, टेम्परेचर की लेयर कैसी है, ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं टेम्परेचर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे पहली लेयर कौन सी है, सबसे पहली लेयर कौन सी होगी, एक्सोस्फेयर होगी, बहिर्मंडल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, मतलब आसमान से जब पृथ्वी की तरफ हम जाते हैं तो पहली लेयर एक्सोस्फेयर आती है। तो इसको याद कैसे करोगे, ट्रस्ट मी दे एग्जिस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी दे एग्जिस्ट। ट्रस्ट, टी आर ट्रोपोस्फेयर, मी मेसोस्फेयर, दे थर्मोस्फेयर, एग्जिस्ट एक्स एक्सोस्फेयर। समझ गए, ऐसे याद करोगे इनको। देखो ट्रोपोस्फेयर क्या है, इट इज ए लेयर विच इज वेरी नियर टू द सरफेस, ये वो लेयर है जो बहुत ही सरफेस के नजदीक है, मतलब पहली लेयर यही है। इट इज 16 किलोमीटर क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास इसकी जो ऊंचाई है वो 16 किलोमीटर की है, एंड जस्ट 6 किलोमीटर नियर पोल्स, लेकिन पोल्स के पास इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 6 किलोमीटर है ट्रोपोस्फेयर की। ऐसा क्या कारण है, कारण क्या है कि इक्वेटर पर इतनी ज्यादा है, पोल्स पर बिल्कुल कम है। इक्वेटर पर ज्यादा होने का मतलब ये, इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्टिव करंट्स बोल सकते हैं, वो ज्यादा ऊपर तक जाती है, ठीक है, और इवापोरेशन होकर के पानी ज्यादा ऊपर तक जाता है तो इसकी मोटाई यहाँ पर ज्यादा है ट्रोपोस्फेयर की। इट हैज हाई अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, इसमें हाई अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि 16 किलोमीटर तक तो 99% आ जाता है ना H2O, ठीक है। तो हाई अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द जोन ऑफ टर्बुलेंस, इसे जोन ऑफ टर्बुलेंस भी कहा जाता है, और या मिक्सिंग और द जोन ऑफ कन्वेक्शन, इसको जोन ऑफ मिक्सिंग या जोन ऑफ कन्वेक्शन भी कहा जाता है। जोन ऑफ कन्वेक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्टिव करंट्स ज्यादा हैं, यहाँ पर मिक्सचर ज्यादा है, टर्बुलेंस ज्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस इन ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है जब हम सरफेस से ट्रोपोस्फेयर की ओर चले, ऊपर की ओर चले जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू कर देता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर चले गए 6.5 डिग्री तापमान हमारा सेल्सियस तापमान कम हो गया, ठीक है। इट इज द नॉर्मल लैप्स रेट, ये नॉर्मल लैप्स रेट है टेम्परेचर की 6.5 डिग्री की। ऑल द वेदर फेनोमेना इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रोपोस्फेयर, सभी जो मौसम की घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं, इसको क्षोभ मंडल बोला जाता है, ठीक है, इसी में ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, इसके कारण ही सभी मौसमी घटनाएं इसके अंदर होती हैं। ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज क्या होगा, इज द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपोज एक बाउंड्री आती है, वेयर द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू कर देता है, एंड इट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर, इसको टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर बोलते हैं। जितना आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। डॉब्सन यूनिट इज यूज टू मेजर ओजोन कंसंट्रेशन, ओजोन कंसंट्रेशन को मापने के लिए डॉब्सन यूनिट का यूज किया जाता है, समझ गए, इसको याद रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या हो गया, अब हमने किस किस कौन सी लेयर के बारे में पढ़ लिया, ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोपोज, दो लेयर के। ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई
16 किलोमीटर इक्वेटर के ऊपर है, 6 किलोमीटर पोल्स के ऊपर है, और सबसे ज्यादा वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इसी के अंदर है, और जो सबसे ज्यादा वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं उनका कारण बनती हैं। ठीक है। और ओजोन कंसंट्रेशन को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? डॉप्सन यूनिट। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू 50 किलोमीटर। ट्रोपोपॉज से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है। ठीक है। इट इज कोल्ड सो, ऐसा इसलिए कहा जाता है, द लेयर्स आर स्ट्रेटिफाइड एंड नॉन कन्वेक्टिव इन नेचर, क्योंकि इसमें जो लेयर है ना वो स्ट्रेटिफाइड है, इसमें परत है। स्ट्रेटोस्फेयर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें लेयर्स हैं, स्ट्रेट्स हैं। ठीक है। और ये क्या है? नॉन कन्वेक्टिव है नेचर में। नेचर में नॉन कन्वेक्टिव होने का मतलब ये है कि एक लेयर से इवेपोरेशन रेट नहीं है। एक लेयर में टेम्परेचर है तो टेम्परेचर इतना ही है, ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा, कंडक्शन नहीं होगा उनका। समझ रहे हो? ये लेयर्स बता रखी हैं। टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज बाय ओजोन। ओजोन के द्वारा जो यूवी रेज आती हैं उनके एब्जॉर्ब होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है, विच इज कंसंट्रेटेड बिटवीन 35 टू 50 किलोमीटर। जो ओजोन लेयर है वो 35 से 50 किलोमीटर तक ही कंसंट्रेटेड है, ओजोन लेयर। द कंडीशंस आर एक्सट्रीमली ड्राई। जो कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा ड्राई हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट फ्यू रेयर क्लाउड्स कोल्ड एज मदर ऑफ पर्ल एंड नेक्रियस। जो रेयर क्लाउड्स बोले गए ना यहाँ पर इस एरिया में 50 किलोमीटर ऊपर तक, उनको मदर ऑफ पर्ल बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है। एंड नेक्रियस बोला जाता है इनको। स्ट्रेटोस्फेयर एंड्स इन स्ट्रेटोपोज। जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो स्ट्रेटोपोज में एंड हो जाते हैं। विच इज द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। और स्ट्रेटोपोज क्या होती है? जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की बाउंड्री है। ठीक है। मेसोस्फेयर क्या क्या उसमें देखा हमने? स्ट्रेटोस्फेयर में 50 किलोमीटर तक है ये। ठीक है। और यहाँ पर रेयर क्लाउड कोई मिलता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें लेयर्स हैं, नॉन कन्वेक्टिव नेचर में है। यहाँ पर कोई भी बादल नहीं मिलता एक्सेप्ट रेयर क्लाउड्स के। उन रेयर क्लाउड्स को मदर ऑफ पर्ल या नेक्रियस बोला जाता है। ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता क्यों है? ओजोन के द्वारा यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। मेसोस्फेयर को देखो क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर टू 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ये, 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में मेसोस्फेयर आ गया, मध्यमंडल जिसको हम बोलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर कम होता चला जाता है विद हाइट, हाइट के साथ साथ। जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, एंड रीचेज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस। और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है एट 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक। विच इज द लोवेस्ट इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में सबसे कम टेम्परेचर मेसोस्फेयर में होता है, मध्यमंडल में। द टॉप ऑफ मेसोस्फेयर इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर की जो टॉप होती है, उसके ऊपर की जो लेयर होती है, उसको मेसोपोज बोलते हैं। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेसोपोज, ये मेसोपोज से आगे है, टू 500 टू 700 किलोमीटर, 500 से 700 किलोमीटर ऊपर तक है ये। इट कंसिस्ट ऑफ लोअर नाइट्रोजन लेयर। इसमें लोअर नाइट्रोजन लेयर है अप टू 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर तक, एंड हायर ऑक्सीजन लेयर इन एटॉमिक फॉर्म। और ऊपर जाकर के देखेंगे और ज्यादा ऊंचाई पर तो हायर ऑक्सीजन लेयर है एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है। टेम्परेचर राइजेज रैपिडली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी। हाई एनर्जी के एब्जॉर्ब होने की वजह से ही, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है यहाँ पर, एंड रीचेज 1200 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 350 किलोमीटर। और 350 किलोमीटर की हाइट तक टेम्परेचर हमारा 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हाउएवर, हालांकि द हीट इज नॉट फेल्ट। इस हीट को, इस टेम्परेचर को महसूस नहीं किया जाता है। क्यों नहीं महसूस किया जाता? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मोलिकुलर कोलिजन। क्योंकि यहाँ पर मोलिकुलर कोलिजन की एब्सेंस होती है, इसलिए टेम्परेचर को महसूस नहीं किया जाता। अब आगे लास्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट, एक्सोस्फेयर। ठीक है। कई कई बुक में 5 ही लेयर दी गई होती हैं। ठीक है। Exosphere extends from 500 to 700 km to the end of atmosphere, and it contains atomic O2, helium, hydrogen. ठीक है। 500 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्सोस्फेयर है। ठीक है। और इसमें एटॉमिक O2 है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। इट कंटेन्स मैग्नेटोस्फेयर, यह मैग्नेटोस्फेयर भी होता है इसमें, इसी में आता है मैग्नेटोस्फेयर, which is composed of electrons and protons derived from solar winds and other charged particles, and they are arranged in two bands
एट 3000 and 6000 किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो सोलर विंड से निकले हुए होते हैं या दूसरे चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, और उनको दो बैंड में अरेंज किया गया है, एक 3000 के बैंड में और एक 16000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये इसमें प्रोटीन को प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और अदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, विच आर कोल्ड एज वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जिसको क्या बोला जाता है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, एंड ऑरोराज आर एक्सपीरियंस्ड इन दिस बेल्ट। इस बेल्ट में ऑरोराज को एक्सपीरियंस किया जाता है। ऑरोरा क्या होते हैं? ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके साथ ये आयंस जो इंटरेक्शन करते हैं तो रोशनी क्रिएट होती है। ठीक है, नॉर्थ पोल पर ये ऑरोरा बोरियालिस होते हैं, साउथ पोल पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस होते हैं। ठीक है, ये इसी लेयर में, एक्सोस्फेयर की लेयर में ही महसूस किए जाते हैं, देखे जा सकते हैं। आयनोस्फेयर क्या होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 650 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर से 650 किलोमीटर तक ये होते हैं। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द आयोनाइजेशन बाय सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की आयोनाइजेशन होने के कारण इनका निर्माण होता है आयंस का। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स सच एज डी, ई, एफ, जी। इसमें अलग अलग प्रकार की लेयर्स हैं आयनोस्फेयर में, जैसे कि डी, ई, एफ, जी लेयर्स होगी। आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स। आयनोस्फेयर जो है वो लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है बैक टू अर्थ, वापिस पृथ्वी की ओर, विच हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन, जो रेडियो कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करता है। इज इट क्लियर और नॉट? इंसोलेशन एंड हीट बजट। ठीक है, इंसोलेशन क्या होता है? इस शब्द को पढ़ो, इन सोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, शॉर्ट फॉर्म में इंसोलेशन बोला गया है। एंड हीट बजट। ठीक है, देखो इंसोलेशन साइड में मैंने लिखा हुआ भी है, लेकिन ये इसमें नीचे आएगा भी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की अमाउंट है उसको इंसोलेशन बोला जाता है। और ये जो इंसोलेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, विच इज इक्वल टू 2 बिलियंथ ऑफ सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी का 2 बिलियंथ पार्ट है उसको इंसोलेशन बोला गया है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस इज इक्वल टू 1.92 कैलोरीज पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज कॉल्ड एज सोलर कांस्टेंट। जो एनर्जी रिसीव होती है या इंसोलेशन जो रिसीव होता है सरफेस पर, वो 1.92 कैलोरीज के इक्वल है पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसको हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज शॉर्टर इन वेवलेंथ। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वेवलेंथ में शॉर्टर होती है। एंड दिस रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। और ये जो रेडिएशन है अर्थ की सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंड इज री एमिटेड, और इसको फिर से छोड़ दिया जाता है एज लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है। समझ गए? ये देखो क्या है, ये सन है। ठीक है, और सन ये क्या है, ये लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव रेडिएशन होगी। ठीक है, शॉर्ट लेंथ होगी, शॉर्ट वेव लेंथ हाई इंसोलेशन होगी, फ्रीक्वेंसी होगी इनकी, हाई फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। ये आ गया। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। कुछ जो है उसको ये धरती के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया। धरती के द्वारा जब ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो इसको लॉन्ग वेव लेंथ के द्वारा वापस एमिट कर दिया जाता है। इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी? CO2, CH4, NO2, PFC, SF6, HF6 प्लस H2। ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ये समझ में आ गया क्या पढ़ा है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्टर इन वेवलेंथ, अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको फिर छोड़ दिया जाता है, और जब छोड़े जाते हैं उसको लॉन्ग वेवलेंथ होती है उनकी। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर होगा शॉर्ट वेवलेंथ होगी, कम टेम्परेचर होगा लॉन्ग वेवलेंथ होगी। और मटेरियल कोई भी हो पृथ्वी की सतह पर, कितना ठंडा हो कितना कुछ भी हो, सब रेडिएशन छोड़ते हैं। ठीक है, द एटमोस्फियर इज ट्रांसपेरेंट। जो एटमोस्फियर है वो ट्रांसपेरेंट है टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है। एंड इज ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए वो ओपेक है। ओपेक का मतलब जो सोलर रेडिएशन आ तो जाती है
लेकिन जब उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती, इस वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। ठीक है। द वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमोस्फियर एंड इट्स सरफेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर की और इसकी सरफेस की जो वार्मिंग है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के द्वारा बाय सम ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोला जाता है। समझ गए? एंड द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं, आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज, उनको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। जैसे कि CO2, CH4, NO2, PFC, परफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं इसको हम, SF6 हो गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFC हो गया, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा, इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। सिंस द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, क्योंकि अर्थ की सरफेस इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है एंड एमिट्स द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एमिट करती है, छोड़ती है। इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ हीट फॉर द एटमोस्फियर, यह एटमोस्फियर के लिए हीट का एक सोर्स बन जाती है। देयरफॉर, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है विद हाइट, हाइट के साथ, विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, विच इज इक्वल टू 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर, जो प्रति किलोमीटर के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा 166 मीटर ऊपर जाओगे तो। ठीक है। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के मेथड्स क्या क्या हैं? ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आ रही है उसको किस किस माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है वापस? एक तो रेडिएशन हो गया, रेडिएशन के माध्यम से इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी के रूप में हीट को ट्रांसफर करना इसके अंदर शामिल होता है। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होती है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स हॉट और कोल्ड, सभी ऑब्जेक्ट्स, वो चाहे गर्म हो चाहे ठंडे हो, एमिट्स रेडिएशन कंटिन्यूसली, वो लगातार रेडिएशन छोड़ रहे होते हैं। होटर द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट गर्म होगा, मतलब जितना टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, शॉर्टर द वेवलेंथ, उतनी ही वेवलेंथ कितनी होगी, छोटी होगी। मतलब सन लगा लो, सन का टेम्परेचर कितना है, बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी जो वेवलेंथ है बहुत कम है। समझ गए? अब कंडक्शन के माध्यम से भी हीट को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मोलिकुलर एक्टिविटी, मोलिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से हीट को ट्रांसफर किया जाता है। द जोन ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के जोन में जब कोई चीज स्पर्श होती है, इज कोल्ड कंडक्शन, इसको कंडक्शन बोला जाता है। ठीक है। कंडक्शन अकर्स एट द जोन ऑफ कॉन्टैक्ट, कंडक्शन जो है जोन ऑफ कॉन्टैक्ट में अक्कर होता है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस में और ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर भी गर्म होगा क्योंकि अर्थ की सरफेस से है, सरफेस गर्म है तो ट्रोपोस्फेयर भी गर्म होगा, कंडक्शन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर किया गया है। कन्वेक्शन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, यह हीट का ट्रांसफर है बाय वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट से ऑफ मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर का, फॉर एग्जांपल कन्वेक्शन ऑफ एयर अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर के साथ साथ जो एयर का कन्वेक्शन होता है, तो वहां पर क्या हो गया, वर्टिकल मूवमेंट के माध्यम से हीट का ट्रांसफर किया जाता है। इसी वजह से ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो इक्वेटर पर 16 किलोमीटर है और पोल पर 6 किलोमीटर। एडवेक्शन, एडवेक्शन क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ये ट्रांसफर का हीट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसे? यहाँ हीट है तो इस तरफ जा रही है तो हीट की मूवमेंट ऐसे होगी, ये ऐसे होगी। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में एडवेक्शन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लैनेटरी विंड्स हो गया, ओशियन करंट्स हो गया, प्लैनेटरी विंड्स या ओशियन करंट्स हो गए। जैसे हम बाइक पर बैठ करके जाते हैं ना बस स्टैंड की तरफ, तो हम जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कभी हवा गर्म होगी कभी हवा ठंडी होगी, तो ये क्या है, एडवेक्शन है। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, इंसोलेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड ऑप्शन, सूर्य की ऊंचाई या लेटीट्यूड कह लो या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लो, इसकी वजह से इंसोलेशन अफेक्ट होती है। कैसे? द एल्टीट्यूड ऑफ द सन अफेक्ट्स द इंसोलेशन रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, सूर्य की जो ऊंचाई है वो पर यूनिट एरिया में जो भी इंसोलेशन रिसीव हुई है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस एंड द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ऑब्जर्व्ड।
ठीक है, सरफेस का पर यूनिट एरिया हो गया, और जो अमाउंट इंसोलेशन की ऑब्जर्व की जाती है उसको अफेक्ट करती है। व्हेन द सनरेज आर वर्टिकल, जब सनरेज वर्टिकल होती हैं, द इंसोलेशन इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल एरिया, जो इंसोलेशन होती है वो स्मॉल एरिया पर कंसंट्रेटेड होती है। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रीजन्स में गर्मी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इंसोलेशन बहुत ज्यादा रिसीव होती है वहां। इज इट क्लियर? व्हेन द सनरेज आर ओब्लिक, जब सनरेज ओब्लिक होती हैं, तिरछी होती हैं, द इंसोलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लार्ज एरिया, जो इंसोलेशन होती है वो लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लीडिंग टू लेसर इंटेंसिटी, जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स इसका एग्जाम्पल। लेंथ ऑफ द डे, दिन की जो लंबाई है वो भी क्या करती है, इंसोलेशन को प्रभावित करती है। गर्मियों के समय जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, रात बहुत छोटी होती है, इसलिए गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि अमाउंट जो है इंसोलेशन की वो ज़्यादा रिसीव होती है। समझ गए? ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फियर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फियर इट इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज क्लाउड कवर। मान लो क्लाउड कवर ज़्यादा है तो एल्बिडो के माध्यम से वो क्या करेगा, इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, और क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रिसीव नहीं होगा, इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव नहीं होगी। डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, वाटर वेपर्स ज़्यादा, एटसेट्रा, विच रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फियर, जो एटमोस्फियर की ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस, और पृथ्वी की सतह पर जो इंसोलेशन रिसीव होता है उसके अमाउंट को भी कम कर देते हैं। इज इट क्लियर? एल्बिडो मैंने बताया था, एल्बिडो जो होता है वो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, एल्बिडो वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन उसको प्रभावित करेगा वो। ठीक है, आगे आएगा हीट बजट में एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो क्या होता है, देखो आगे क्या है, हीट बजट। हम 100% मान करके चलते हैं कि जो इंसोलेशन हमें पृथ्वी पर रिसीव होता है वो 100% है। 65% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डायरेक्टली, और 35 रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है। क्यों रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है 35? एल्बिडो ऑफ अर्थ, अर्थ की एल्बिडो है ये। एल्बिडो रेट होता है रिफ्लेक्शन का, इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करने की रेट वो जो होती है वो एल्बिडो बोलते हैं। 35% रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है टोटल। कैसे रिफ्लेक्ट कर दी जाती है 35%? 27% तो क्लाउड्स के माध्यम से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, ऊपर ही, नीचे आती ही नहीं वो। 2% सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और 6% स्कैटर हो जाती है। समझ गए? तो ये कितनी होगी टोटल? 35% होगी। अब इसमें देखो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, 51% तो सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और इस सरफेस में 34% रिफ्लेक्टेड इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है 34%। 70% इनटू स्पेस, और 70% जो स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। 14% बाई एटमॉस्फेयर, 14% जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो ये कितना हो गया, 14% तो एब्जॉर्ब कर ली गई, 34% जो रिफ्लेक्ट कर दी गई, 48% होगी, मतलब 48% रिलीज इनटू स्पेस, स्पेस में रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, आउट गोइंग हीट कितनी होगी, 35 होगी। ठीक है, ये होगी 35। 17% स्पेस में जो छोड़ दी गई ये होगी 17%, और 48% ये होगी, तो कितना होगा टोटल, 100%। मतलब 100% रिसीव हो जाती है, 100% को रिफ्लेक्ट भी कर दिया जाता है किसी न किसी माध्यम से। ठीक है, ऑन द ग्लोब स्केल पर द अर्थ मस्ट री रेडिएट एज मच हीट बैक टू द सरफेस एट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। ग्लोबल स्केल पर अर्थ को जितनी भी इंसोलेशन रिसीव होती है उसको उतनी ही रेडिएशन के माध्यम से रिफ्लेक्ट भी करनी पड़ती है स्पेस में। ठीक है, एज इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, जितनी यह सन से रिसीव करती है मतलब उतनी उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर बाय द अर्थ, यह पृथ्वी के द्वारा एक समान टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है इसको छोड़ना रेडिएशन के माध्यम से। द गेन्स एंड लॉसेज इन हीट बाय वे ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के माध्यम से जो हीट हमें पृथ्वी को मिलती है या जो हीट पृथ्वी के द्वारा छोड़ी जाती है,
एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा इसको छोड़ा जाता है, इज कॉल्ड एज हीट बजट। इसको हीट बजट बोला गया है। मतलब कितनी रेडिएशन हमें मिल रही है, इंसोलेशन मिल रहा है, कितना रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी उसको छोड़ रही है, इसको हीट बजट बोला गया। समझ गए? व्हाट इज एल्बिडो? अब एल्बिडो को देखते हैं क्या होती है। इट इज द रेशियो बिटवीन द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है वो, एंड द टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और जो टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो, इनके बीच का रेशियो है ये एल्बिडो वैल्यू। इट इज यह इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। द एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ एज ए होल सरफेस प्लस एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.35 और 35%। एवरेज एल्बिडो वैल्यू है ये, इसलिए 35% को इमिट कर दिया जाता है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। ये सैंपल्स दे रखे एल्बिडो ऑफ अर्थ की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 होगी, ठीक है। डार्कर द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेसर द वैल्यू ऑफ एल्बिडो। समझ गए? जितनी सरफेस डार्क होगी उतनी ही एल्बिडो वैल्यू कम होगी, ठीक है, क्योंकि वो हीट को कंज्यूम करेगी, ठीक है। हीट को जितना भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है किसी के भी द्वारा, उस सरफेस की एल्बिडो वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, जो भी ब्लैक चीज है वो हीट को कंज्यूम करती है तो उसकी एल्बिडो वैल्यू उतनी ही कम होगी। मतलब द डार्कर द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट द लेसर द वैल्यू ऑफ एल्बिडो। जैसे फ्रेश एसफाल्ट होगा 0.04 इसकी एल्बिडो वैल्यू है। ओपन ओशन हो गया, उसकी एल्बिडो वैल्यू कितनी होगी, 0.06 होगी, ठीक है। वर्न एसफाल्ट हो गया 0.12 होगी, ठीक है। कॉनिफर फॉरेस्ट हो गए, इनकी वैल्यू इतनी है। ये जरूरी नहीं है हमें सबसे कम की और सबसे ज्यादा की देखनी है। फ्रेश स्नो, जो फ्रेश स्नो है उसकी एल्बिडो वैल्यू 0.80 होगी, मतलब एल्बिडो वैल्यू इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एनी क्वेश्चन?